हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी देख रहे थे और इसमें हमने डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में दो देखा, एक वैलिड ग्राउंड और एक इनवैलिड ग्राउंड। ठीक है, वैलिड ग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया था 133, 134, 135 और 139। ठीक है, और इनवैलिड ग्राउंड में आज हम डिस्कस करेंगे 136, 137 और 138। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में। चलिए, इनवैलिड ग्राउंड्स वो ग्राउंड्स हैं जिनमें श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा, और वैलिड ग्राउंड कौन से थे? वो थे जिनमें श्योरिटी डिस्चार्ज मान लिया जाता। ठीक है, तो 135, सेक्शन 135, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर। ये क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करने में व्यस्त था, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। इस वजह से क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा टाइम मिला हो, बल्कि वो थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करने में व्यस्त था, जिसकी वजह से उसको प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो इसमें श्योरिटी नहीं डिस्चार्ज होगा, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। ठीक है जी, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है इसमें। इस पर एक इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन ये ए बी सी, सी ये क्या है? क्रेडिटर है, और ये प्रिंसिपल डेटर है, और ये श्योरिटी। ठीक है, इस पे बिल ऑफ ओवरड्यू, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको ड्रॉन किया है श्योरिटी ने, और एक्सेप्टर है बी। ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, और ये सी इस एम से कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसको प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिला। ठीक है, तो श्योरिटी यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होगा। दोबारा देख लेते हैं। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, बल्कि क्रेडिटर थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिससे प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। तो ऐसे में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। जबकि हमने देखा था अगर दोनों ये क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम मिले, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये डिस्चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन से किया जा रहा है। ठीक है, ये ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, ये इसका होल्डर है। ठीक है, होल्डर है, और इसको बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉन किया है इसने और एक्सेप्ट किया है इसने। तो ये इस सी जो होल्डर है ओवरड्यू बिल ऑफ एक्सचेंज का, ये एम से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बी को एक्स्ट्रा टाइम मिल जा रहा है। तो ए यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है। क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर पर क्या मेयर forbearance टू sue, ठीक है, या कोई अदर रेमेडी, अदर रेमेडी है, ठीक है, उसको एनफोर्स नहीं करा रहा है, तो केवल फॉरबियरेंस करना, शू लाने से या अदर रेमेडी को एनफोर्स ना कराना, इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। केवल इतने से श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, ठीक है। इसमें भी एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बी सी, ये सी का ओ है, देनदार है, ठीक है, किसी डेप्ट का, ठीक है, जिसमें श्योरिटी ए बना और सी इस डेप्ट को केवल इस वजह से नहीं ले रहा, इसका जो टाइम था, इसका पेबल का जो टाइम था उससे 1 साल 1 ईयर ऊपर हो गया, लेकिन इसने अभी तक ये इस पर अपने पैसे के लिए सूट नहीं लेकर के सूट फाइल नहीं किया, केवल इतने से कि ये इतने समय से डेप्ट जो पेबल हो गया और उसके बावजूद भी ये इस पर सूट फाइल नहीं कर रहा, केवल इतने से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कि वो मेयर फॉरबियरेंस टू सू या अदर रेमेडी को एनफोर्स नहीं करा रहा है, केवल इस वजह से जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होता। $38, ठीक है, हमें 3 इसमें हमने डिस्कस करने हैं, 136, 137, 138। तो 138 क्या है? ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर, और यहाँ पर जो श्योरिटी है वो कैसे? को श्योरिटी है, यानी कि S1, S2, S3 ऐसे। यहाँ पर क्रेडिटर ने S3 को डिस्चार्ज कर दिया और S3 के डिस्चार्ज होने से ये दोनों S1 और S2 डिस्चार्ज नहीं होंगे, ठीक है। क्रेडिटर केवल इन दोनों से अपना पैसा वसूल सकता है, ठीक है। ये अलग बात है कि बाद में S1 और S2 S3 से उस ऋण का जो भी वो पार्ट के लिए लायबल था उस ऋण को वसूल सकते हैं, उसको पैसे को लेने के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर क्रेडिटर ने इस एक श्योरिटी को डिस्चार्ज कर दिया और 2 श्योरिटी बचते हैं, तो ये केवल इस बात से कि S3 को डिस्चार्ज कर दिया, S1 S2 का डिस्चार्ज नहीं होगा, ये नॉट डिस्चार्ज, ठीक है जी, ये डिस्चार्ज नहीं होंगे। चलिए, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी में ही एक छोटा सा टॉपिक है, को श्योरिटी अभी आया, ठीक है। को श्योरिटी, अगर को श्योरिटी को देखोगे तो इसके लिए आपको 2 सेक्शन देखने होंगे, 146 और 147, ठीक है। ये को श्योरिटी से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है? को श्योरिटी
कंट्रीब्यूट करेगा इक्वली। ठीक है, मान लीजिए कि को श्योरिटी है S1, S2 और S3। ठीक है, ये तीनों हैं और इन्होंने श्योरिटी ली थी 1200 रुपये की। तो तीनों जो है 400 रुपये और 400 रुपये और 400 रुपये के लिए लायबल होंगे। दोनों कंट्रीब्यूशन कैसा होगा उनका, इक्वली होगा। ठीक है, और 147 कहता है कि को श्योरिटी बाउंड होंगे किसके लिए, डिफरेंट सम्स के लिए। डिफरेंट सम के लिए ये कैसे है, इसको इस तरीके से समझें कि जो को श्योरिटी थे S1, S2, S3, इन्होंने 20,000 रुपये की श्योरिटी ली। तो इसने कहा कि भाई 10,000 रुपये के लिए वो लायबल होगा। उसने कहा, इस S2 ने कहा 10,000 रुपये के लिए और S3 ने कहा 20,000 रुपये की श्योरिटी। तो यहाँ पर ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/2 के लिए लायबल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 146 कहता है अब को श्योरिटी कैसे होंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। और ये 147 कहता है कि को श्योरिटी अगर स्पेसिफाइड कर लिया है कि वो इतने % के लिए की श्योरिटी ले रहे हैं तो बाउंड होंगे डिफरेंट सम्स के लिए। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा। ठीक, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। गारंटी इनवैलिड होगी कब, दो चीज, जब मिस रिप्रेजेंटेशन अगर किया गया तो 142 बोलता है, और कंसीलमेंट किया गया तो अगर कंसीलमेंट करके या मिस रिप्रेजेंटेशन करके कोई गारंटी ली जाती है तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगी। ये बात सेक्शन 142 और 143 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स।